देखिए बेटा, आज हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तब से समझना, ध्यान से सुनना बेटा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बेसिकली क्या शो करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये स्टोरेज करने की कैपेसिटी को शो करता है। ओके, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बेटे, कल हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पर कुछ बात कर चुके हैं। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट अभी न्यूट्रल है, चार्ज कितना है? जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। आपने बॉडी को क्यू चार्ज प्रोवाइड करने की कोशिश की, तो ऑब्जेक्ट इस क्यू चार्ज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ऑब्जेक्ट ये जो चार्ज का फर्स्ट स्लॉट है उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप इसी ऑब्जेक्ट को चार्ज का जब सेकंड स्लॉट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी सेकंड स्लॉट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन पहले से जो प्रेजेंट चार्ज है वो क्या करेगा? न्यू अराइवल चार्ज को रिपेल करेगा। इसका मतलब सेकंड स्लॉट को बॉडी तक लाना है तो इसको रिपल्शन फोर्स को कंपनसेट करना पड़ेगा। डन। तो इस सिचुएशन में चार्जिंग प्रोसेस में अगर बॉडी पर आपको स्टोर्ड चार्ज बढ़ाना है, ठीक है, बॉडी पर अगर आपको स्टोर्ड चार्ज इंक्रीज करना है तो स्टोर्ड चार्ज इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिपल्शन को कंपनसेट करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो आपको सिस्टम पर वर्क करना है और सिस्टम पर वर्क करोगे तो बेटा वर्क एनर्जी की फॉर्म में ऐड होगा, तो इसमें कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिचुएशन में सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी राइज होती है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो साथ में बॉडी का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। इनकेस अगर आप बॉडी पर चार्ज और बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी पर स्टोर्ड चार्ज और इंक्रीज करेंगे, देन मोर वर्क रिक्वायर्ड ऑन द सिस्टम। यस, stored amount of electric potential energy increase, then potential also increase. Confirm? तो जब भी बेटा किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सिस्टम पर आप स्टोर्ड चार्ज को इंक्रीज करने की ट्राई करते हैं तो जितना ज़्यादा चार्ज आप इंक्रीज करना चाहते हो उतना सिस्टम पर आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल सोर्स, चार्जिंग एडेप्टर जो भी आप अटैच कर रहे हैं, वो मशीन, वो डिवाइस, वो सिस्टम को वर्क करेगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर सिस्टम पर वर्क किया जाएगा और जितना वर्क करेंगे उतना क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज। डन, तो दिक्कत नहीं। अब सिस्टम में एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो कह सकते हैं ना, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, स्टोर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, और V क्या है? अमाउंट ऑफ पोटेंशियल या फिर इफेक्टिव पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ड्यू टू दैट स्टोर्ड चार्ज। ओके, तो दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनल साइन डालने के लिए आपने कांस्टेंट दिया था C। यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को शो कर रहा है। C is equal to Q upon V. Okay, stored amount of charge and potential of system due to that stored charge, और C क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस। बड़ा कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस ऑलवेज है पॉजिटिव अमाउंट, कभी इसका नेगेटिव अमाउंट नहीं होगा। सिस्टम पर कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव अमाउंट ही होगा। सिस्टम चाहे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करे चाहे नेगेटिव चार्ज स्टोर करे, कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कैपेसिटेंस कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो बेटा किसी न किसी कंडीशन में भी जीरो हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। अगर सिस्टम पर स्टोर्ड चार्ज जीरो है तो भी कैपेसिटेंस पॉजिटिव में ही एग्जिस्ट करेगा, याद रखिएगा। अगर आपने बॉडी को चार्ज नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया आपने, कोई एक्सक्यूज नहीं, जब भी दोगे तब तो स्टोर कर लेगा। तो अगर बेटा बॉडी पर स्टोर्ड चार्ज जीरो कर दिया तो भी कैपेसिटेंस जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, कैपेसिटेंस तब भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि क्या शो कर रहा है? कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। बेसिकली कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम पर। कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन एयर और फ्री स्पेस इनटू एप्सिलॉन r।
छोटा एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा CM/C। आपको पता है कि एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, किसके लिए? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर हमेशा कैसा होता है? ग्रेटर देन 1। आप यहाँ पर इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस इन मीडियम इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस इन एयर और फ्री स्पेस। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ पैरेलल एंड वेरी नियरर कंडक्टर। ये अगर कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है, अगर ना किसी भी एक कंडक्टर के पैरेलल और वेरी नियरर अगर आप सेकंड कंडक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कैपेसिटेंस रैपिडली राइज होगा, बहुत बड़े अमाउंट पे राइज होगा। ओके, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कंडक्टर। ये जो पैरेलल कंडक्टर इनमें जो गैप है d, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये गैप जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही अच्छा होगा, याद रखिएगा। तो ठीक है, ओके। तो चलिए कुछ और बात करते हैं। इस तरह की बातें हम लोगों ने की। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। बेसिक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/V, हम जानते हैं। इन्हें ध्यान रखना, C की वैल्यू Q और V दोनों पर ही डिपेंड नहीं करेगी। कब? जबकि Q और V दोनों साथ साथ चेंज होंगे। तो ठीक है, C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V अप टू दे वेराइज विद ईच अदर। जब तक Q और V दोनों साथ साथ चेंज होंगे ना, ठीक है, सिस्टम में चार्ज भी चेंज हो रहा है, पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस इनके साथ कभी वेरी नहीं करेगा, वेराई नहीं करेगा। रीजन क्या है? रीजन है Q प्रोपोर्शनल टू V है, तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा? हाँ जी, हाँ हाँ बेटे, अब हम लोग बात करते हैं आइसोलेटेड स्फीयर के लिए। देखिए सुनिएगा ध्यान से। ये मैंने एक स्फेरिकल बॉडी ली, आइसोलेटेड स्फीयर है, सेंटर और रेडियस आर। मैंने इसको चार्ज प्रोवाइड किया +Q। आइसोलेटेड कंडक्टर स्फीयर लिया मैंने, तो गिवन चार्ज कहाँ रहेगा? आउटर मोस्ट सरफेस। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो आइसोलेटेड स्फीयर है, इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कितना होगा बच्चों? K/R। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q/V। Q/V तो R/K हो गया क्या? Q/V तो V की वैल्यू रख सकते हैं, यस और नो? डायरेक्ट लिखूं KQ/R, तो C इज इक्वल टू R/K। तो 1/K को 1/मतलब 4πε0 इंटू R भी दे सकते हैं आप लोग। तो समस्या दिक्कत वाली बात नहीं ना? क्या सीखा? C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस इंक्रीज देन एरिया इंक्रीज, और एरिया इंक्रीज देन कैपेसिटेंस आल्सो इंक्रीज। डन। मीडियम के लिए अगर हम लोग इस बिहेवियर को चेक करना चाहें तो मीडियम के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। इनकेस अगर मीडियम पर हम लोग बात करें, कैपेसिटेंस इन मीडियम 4πε/R। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर एयर और फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर मीडियम, और एप्सिलॉन को रिप्लेस कर सकते हैं ε0 इंटू εr। तो 4πε0 इंटू R दैट इज C इंटू εr। इस फॉर्मूले को आप इजीली मैनेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इंडिविजुअल कंडक्टर का कैपेसिटेंस आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। अब इंडिविजुअल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। फॉर्मूला आपने देख लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। रीजन क्या है? रीजन है कि अगर इस स्फीयर को आप बड़ा बनाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आप इंक्रीज कीजिए एज मच एज मैक्सिमम। ठीक है, आपने इसको अर्थ के इक्वल कर दिया। एग्जांपल ले लेते हैं, दिस स्फीयर इज इक्विवेलेंट टू अर्थ के इक्वलाइज कर दिया। तो इस कंडीशन में रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो 64 इंटू 10⁵ मीटर कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? R/K। R कितना है? 64 10⁵
और के कितना है 9 इंटू 10⁻⁹ यस और नो 10⁻⁴। आप सोचिएगा अप्रोक्स 7.1 इंटू 10⁻⁴ फैरेड। आप खुद भी रियलाइज कर सकते हैं ये वैल्यू बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आपने अर्थ के इक्विवेलेंट स्फीयर बना दिया, आइसोलेटेड स्फीयर कितना कर दिया, अर्थ के इक्विवेलेंट, अर्थ के बराबर साइज का कर दिया, जबकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये कुछ भी करके अगर बना भी लिया तो भी कैपेसिटेंस कैसा है, यूजलेस है। तो बच्चों कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी के लिए इंडिविजुअल कंडक्टर या आइसोलेटेड कंडक्टर एक यूजलेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक सिंगल कंडक्टर बॉडी है, आइसोलेटेड कंडक्टर बॉडी है, ठीक है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है, क्योंकि बेटा एरिया पर कितना बड़ा है, अर्थ के बराबर कर दिया तो भी कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है। तो फिर इस सिचुएशन में एक सिंगल कंडक्टर के कॉन्सेप्ट को हटा के पेयर ऑफ कंडक्टर की बात की जाती है, और इस पेयर ऑफ कंडक्टर वाले सिस्टम को अपन इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बोलते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। यस प्लीज। यूनिट सिस्टम वैसे आपकी नॉलेज में, फिर भी एक बार बताया था मैं, यूनिट ऑफ सी क्या रहेगा, फैराड या फिर फेराड। फेराडी मत बोला, फेराडी चार्ज की यूनिट है, इस यूनिट को फेराड या फिर फेराड। और क्या कह सकते हैं, Q अपॉन V, चार्ज के लिए कूलम, और V क्या हो जाएगा, वोल्ट। ओके, वोल्ट को आप क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, तो वोल्ट के जूल पर कूलम, तो कूलम स्क्वायर कर देंगे, और कूलम को आप क्या लिख सकते हैं, एम्पेयर इंटू सेकेंड, तो एम्पेयर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन जूल को चाहे तो न्यूटन इंटू मीटर भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा कैपेसिटेंस की जो यूनिट है फेराड या फेराड, ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो प्रैक्टिकल ये मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड इस तरह से काम आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स। देखिए ध्यान दीजिए, सुनिएगा, अच्छे से समझना होगा। बच्चों हाँ जी, देखिए बेटा प्लीज, यहाँ पर मैंने दो पैरेलल कंडक्टर्स यूज किया था, टू कंडक्टर, फर्स्ट मेटल प्लेट, सेकंड मेटल प्लेट, ये दो मेटल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लेट्स को मैंने कहा P1 P2, सरफेस एरिया कितना ले लिया था A, दोनों प्लेट्स में गैप कितना ले लिया, स्मॉल d। ओके डन। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर मैंने दिया बेटा टू कंडक्टर स्फीयर, मेटल स्फीयर, एक छोटा स्फीयर है, एक बड़ा स्फीयर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोनों जो स्फीयर है, ये दोनों कैसे बेटा, इनका को-सेंट्रिक पोजीशन है, कॉमन सेंट्रिक पोजीशन है। तो कॉमन सेंट्रिक पोजीशन है, स्मॉल स्फीयर A की रेडियस R1 और बिगर स्फीयर जो B है उसकी R2। यहाँ पर आप लोगों ने ये बोला, ये इसको बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो कंडक्टर सिलेंडर्स हैं, दोनों कॉमन एक्सिस है, कोएक्सियल कंडीशन में, दोनों सिलेंडर जो है A एंड B, इन दोनों का एक्सिस कॉमन है। स्मॉल का R1 रेडियस, जो बड़ा सिलेंडर उसकी R2 रेडियस।
यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट किया है, यहाँ मैंने इनर स्फीयर को पॉजिटिव पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट किया है, मैंने इनर सिलेंडर को पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट किया है, ठीक है। सेकंड जो कंडक्टर उसको मैंने अर्थराइज किया है, ग्राउंडेड। अब देखिए दिमाग लगाइए, इस सिस्टम को अपन कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर डिवाइस का नेम है और इसकी प्रॉपर्टी चार्ज को स्टोर करना होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इसकी प्रॉपर्टी होगी। डन है, तो दिक्कत नहीं है। सुनिएगा, यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसका क्या रोल रहेगा, देखिए सुनिए। कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल एंड वेरी नियरर कंडक्टर्स, ठीक है। तो इस नेम में इसका स्ट्रक्चर है, टू कंडक्टर्स होंगे, दोनों पैरेलल होंगे और वेरी नियरर सिचुएशन में होंगे। डन है, तो दिक्कत वाली बात है। तो टू कंडक्टर प्लेट्स, टू कंडक्टर स्फीयर, टू कंडक्टर सिलेंडर पैरेलल है, इनको पैरेलल एंश्योर करने के लिए कोसेंट्रिक कर दिया, इसको कोएक्सियल करते हैं, अपने आप में पैरेलल हो गए, गैप कांस्टेंट हो गया, ठीक है। वेरी नियरर का मतलब दोनों एक दूसरे बहुत नज़दीक है, बहुत पास में है। यहाँ पर प्लेट्स को बहुत पास रखेंगे, यहाँ पर दोनों स्फीयर को बहुत पास रखने के लिए इनकी रेडियस अप्रोक्स इक्वल कर देंगे और सेम सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। अप्रोक्स इक्वल रेडियस करने से ये गैप बहुत कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। गैप कम क्यों रखना पड़ता है, ताकि चार्ज इंडक्शन प्रॉपर मैनेज हो सके, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट कंडक्टर को आपने पॉजिटिव पोटेंशियल सोर्स से चार्ज प्रोवाइड किया प्लस, तो चार्ज इंडक्शन से क्या रहेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर, नेगेटिव चार्ज, एंड आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज। अब आउटर सरफेस ग्राउंडेड है तो न्यूट्रल हो जाएगी, इनर स्फीयर पॉजिटिव चार्ज, आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव आएगा, ग्राउंडेड होकर फिनिश। इनर सिलेंडर पॉजिटिव चार्ज, इंडक्शन से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, आउटर पॉजिटिव होकर ग्राउंडेड होकर फिनिश हो जाएगा। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत है। तो जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल एंड वेरी नियरर कंडक्टर्स, दीज कंडक्टर्स आर इक्वल इन शेप, इक्वल इन शेप इक्वल है, स्फेरिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। यहाँ पर दोनों प्लेट्स की शेप इक्वल होगी, दोनों सर्कल, दोनों स्क्वायर, दोनों रेडियस, जो भी अपन रेक्टेंगल करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है। साइज इक्वल और अप्रोक्स इक्वल, यहाँ पर दोनों प्लेट्स की साइज इक्वल रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि दोनों के जो साइज इक्वल नहीं रह पाएंगे, अप्रोक्स इक्वल होंगे। दोनों जो स्फीयर है या दोनों जो सिलेंडर है वो आपस में इक्वल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर एक स्फीयर छोटा होगा कंपैरेटिवली, एक बड़ा होगा, गैप बहुत कम होगा लेकिन डिफरेंस तो होगा, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल इन शेप, साइज में इक्वल और यहाँ पर अप्रोक्स इक्वल। क्लियर है। बोथ कंडक्टर हैव चार्ज अमाउंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर विद हेल्प ऑफ चार्ज इंडक्शन प्रोसेस। याद रखिएगा, चार्ज इंडक्शन प्रोसेस इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों, ये जो कंडीशन हम लोगों ने ली है, इसके साथ इसका एक वर्किंग मैकेनिज्म इन शॉर्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, काम की चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। इस पर हम लोग कुछ हद तक इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं जब हम लोग इसी पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देना। सबसे पहले बेटा मैंने एक सिंगल कंडक्टर लिया, प्लेट P1, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल है। अब मैंने प्लेट P1 को पॉजिटिव पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव पोटेंशियल सोर्स ने क्या किया, P1 प्लेट के लिए कुछ चार्ज प्रोवाइड किया, तो सोर्स या डोनेट करेगा और प्लेट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसने चार्ज प्रोवाइड किया तो प्लेट पर धीरे धीरे चार्ज आ गया, ठीक है। और जो प्लेट P1 पर स्टोर्ड चार्ज बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि प्लेट P1 पर स्टोर्ड चार्ज बढ़ेगा तो साथ में पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा। एक सिचुएशन ऐसी है कि जब बेटा सोर्स, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल सोर्स है सपोज +5 वोल्ट पर है, तो जो प्लेट P1 है वो भी +5 वोल्ट पर आ गई। एक एग्जांपल, ठीक है, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं ना। इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ चार्ज इस पर आ चुका है, पोटेंशियल भी आ चुका है, ठीक है। V मैथमेटिकल वैल्यू मैंने ले लिया एग्जांपल के में 5 वोल्ट, कोई दिक्कत है। तो इस सिचुएशन में प्लेट P1 का कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा, C = Q/V। डन। अब आपने क्या किया बेटा, अब ये जो प्रेजेंट लोकेशन है, प्रेजेंट सिनेरियो में प्लेट P1 पर कितना चार्ज आ चुका है, Q। प्लेट P1 का पोटेंशियल कितना बन चुका है, V, और ये पोटेंशियल
सोर्स पोटेंशियल की इक्वल है, सोर्स के पोटेंशियल के बराबर है। अब फर्दर ना तो सोर्स चार्ज दे रहा है ना वापस एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया ना, यहाँ पर आप लोगों ने सेकंड कंडक्टर प्लॉट किया, सेकंड कंडक्टर का P2 कंफर्म। सेकंड जो कंडक्टर था P2 उसे हम लोगों ने फर्स्ट कंडक्टर के वेरी नियर रखा है, तो चार्ज इंडक्शन के थ्रू क्या होगा, यहाँ माइनस क्या आएगा, माइनस क्यू, और आउटर क्या आएगा, प्लस क्यू। अब आउटर सरफेस को आपने ग्राउंडेड कर दिया तो बाहर तो चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, कंफर्म। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप सोचिए ना कि P2 के इनर सरफेस में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दिमाग लगाइएगा, वर्ड्स को ध्यान देना। प्लेट P2 के नेगेटिव चार्ज की वजह से, प्लेट P2 के नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लेट P1 पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा क्या? जब ये प्लेट P2 नहीं थी, P2 के एब्सेंस में P1 का पोटेंशियल V तो बन चुका था, चार्ज भी आ चुका था। लेकिन अब जब प्लेट P2 है तो प्लेट P2 के प्रेजेंस की वजह से P1 पर कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा क्या? सपोज माइनस V डैश, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लेट P1 पर कुछ ना कुछ नेगेटिव पोटेंशियल बना, कितना लिया, सपोज माइनस V डैश, डन। क्या प्लेट P1 पर चार्ज डिक्रीज हुआ? नहीं, P1 का चार्ज उतना ही, लेकिन P2 के प्रेजेंस में P1 का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। तो जो फर्स्ट प्लेट है P1 उसका रिजल्टेंट जो पोटेंशियल वो कितना हो गया, V माइनस V डैश हो गया क्या? चार्ज तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। जबकि सोर्स जो है वो सेम पोटेंशियल पर अवेलेबल है, तो सोर्स उतने पोटेंशियल पर और P1 जो प्लेट है उसका पोटेंशियल कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, V माइनस V डैश। तो इसका मतलब वापस से पोटेंशियल डिफरेंस बन गया क्या? वापस से पोटेंशियल डिफरेंस बनते ही जो सोर्स है वो एक्स्ट्रा चार्ज और प्रोवाइड करेगा। तो आप सोचिए कंडक्टर वही है P1, एरिया सारे लॉजिक्स वही है, लेकिन P2 के प्रेजेंस की वजह से क्या हो गया, P1 ने एक्स्ट्रा चार्ज और गेन किया। तो इसका मतलब चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि जैसे हम लोग एक सिंगल कंडक्टर के पैरेलल और वेरी नियर दूसरा कंडक्टर रखते हैं तो कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा राइज करता है, वो इस तरह से राइज करता है। अब इसको अगर इन शॉर्ट इतना तामझाम ना करके इन शॉर्ट ध्यान रखना है, तो आप ये देख सकते हैं कि सेकंड प्लेट के प्रेजेंस में फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज होता है, चार्ज उतना ही रहता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से आप इन शॉर्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? हाँ बच्चों, तो देखिए सुनिए, आप लोगों ने अब तक कुछ बेसिक्स पर बात की, अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन पार्ट ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, अच्छे से ढंग से समझ लो प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट P1 P2, पैरेलल प्लेट में डिस्टेंस कितना है D, सरफेस एरिया A, पॉजिटिव सोर्स से आपने चार्ज प्रोवाइड किया प्लस Q, इंडक्शन के थ्रू माइनस, आउटर पॉजिटिव, ग्राउंडेड करके फिनिश, ठीक है। तो यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। सिग्मा यहाँ पर क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लेट पर चार्ज है Q, एरिया है A, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लें, तो दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्वेश्चन में न्यूमेरिकल लैंग्वेज दिया है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर ऑफ कैपेसिटर। तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ओके। तो दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E इंटू डी, E कितना होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ओके। देन कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V, Q इंटू डी अपॉन, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, दिस इज द आंसर। अब इसी कंडीशन में अगर हम लोग बात करें, इनकेस अगर दोनों जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, दोनों जो प्लेट्स हैं
इनके बीच में हमने मीडियम 100% फिल कर दिया, 100% भर दिया, ठीक है। एयर और फ्री स्पेस है ही नहीं, आपने मीडियम भर दिया और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। तो इस सिचुएशन में सारे स्टेप सेम रहेंगे, कहीं कोई भी फॉर्मूला आ जाए आपके काम में तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ओके। देन पोटेंशियल डिफरेंस सेम फॉर्मूला Q into D upon A epsilon naught epsilon R, okay. Then capacitance in medium A epsilon naught epsilon R upon D, no tension. इनकेस अगर पार्शियली फिल कर दें, ध्यान दीजिएगा सभी अच्छे से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट सेपरेशन D। अब आप लोगों ने इसमें मीडियम फिल किया और जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है एप्सिलॉन आर, उसकी थिकनेस कितनी है T थिकनेस है, सरफेस एरिया A, ओके। अब बेटा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये सिस्टम कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ इस पर थोड़ा नोटिस कीजिएगा। जो मीडियम है उसको वन साइडेड शिफ्ट कर दीजिए, मीडियम का आप एजम्पशन कर दीजिए वन साइडेड शिफ्टिंग का। सपोज आप लोगों ने फर्स्ट प्लेट की तरफ शिफ्ट कर दिया, P1 जो प्लेट है उसकी तरफ मीडियम को शिफ्ट कर दिया था, ये मीडियम आपने फर्स्ट प्लेट की तरफ शिफ्ट कर दिया, T थिकनेस। थोड़ा एयर के लिए कितनी स्पेस रही D माइनस टी। तो यहाँ पर दोनों पोर्शन कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, ठीक है, एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर। तो फर्स्ट कैपेसिटर में तो मीडियम फिल कर दीजिए और सीरीज में सेकंड कैपेसिटर उसमें एयर और फ्री स्पेस फिल कर दीजिए, ठीक है। सरफेस एरिया ए एज इट इज रहेगा, यहाँ पर टी थिकनेस में आपने मीडियम डाल दिया है और ये डी माइनस टी थिकनेस में एयर है, ठीक है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो फर्स्ट जो पोर्शन है उसका कैपेसिटेंस कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन कितना सेपरेशन है टी, और जो सेकंड प्लेट है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो सिचुएशन में दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में लेंगे आप लोग, तो सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल, तो इसे 1/C1 + 1/C2 दे सकते हैं। इन शॉर्ट आप C1 × C2 + C1 + C2 भी दे सकते हैं। तो देखिए अगर इसे हम लोग रख के सॉल्व करें तो मैं आपको T अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और 1/C2 कितना रहा था, D माइनस टी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो मैं एलसीएम लेके इसको अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो बेटा जो आंसर रहेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। बेटा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। इसे आप चाहें तो D माइनस टी कॉमन लेके 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए दोनों ही फॉर्मूला ऑथेंटिक है, ठीक है। इनकेस अगर जो पार्शियल आपने फिल किया वो कंडक्टर मीडियम है, इनकेस अगर कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, इनफाइनाइट, तो 1/εr मतलब 1/∞ 0 हो जाएगा क्या। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी, ये भी दे सकते हो आप लोग। इसी सीक्वेंस थोड़ा और आगे चलेगा, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप लोगों ने बहुत सारे मीडियम फिल कर दिए थे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट P1 P2 और प्लेट्स में सेपरेशन कितना है D। आपने क्या किया इनमें T1 थिकनेस, T2, T3 अप टू Tn, ये अलग अलग थिकनेस के अलग अलग मीडियम फिल कर दिए, एप्सिलॉन R1
T2 एप्सिलॉन Rn और प्लेट्स का सरफेस एरिया कितना है A। क्या बातें समझ में आती है? तो दिक्कत तो परेशान नहीं था। इस सिचुएशन में सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में काउंट होंगे ना, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ध्यान रखिएगा, आपने डिफरेंट मीडियम प्लॉट किए हैं डिफरेंट थिकनेस के साथ और उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 R2 R3। तो इस सिचुएशन में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 मीन थिकनेस, एप्सिलॉन R2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड सो ऑन। ठीक है, किसी सिचुएशन में अगर ऐसा डाल दिया जाए कि ये सेम सिचुएशन है, सेम कंडीशन है, लेकिन कुछ जगह में एयर और फ्री स्पेस भी अवेलेबल है, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अलग अलग मीडियम भर दिया, लेकिन कुछ जगह में एयर और फ्री स्पेस भी अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा? विद एयर और फ्री स्पेस, तो ये सेम फॉर्मूला T1 T2 T3 अप टू Tn थिकनेस का मीडियम भरा हुआ, जो जगह बची उसमें वैक्यूम भी है। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए अगर T1 T2 T3 अप टू Tn मीडियम तो है, लेकिन कुछ जगह में एयर और फ्री स्पेस भी है, तो आप सोचिए बाकी सारे सेटअप तो ही रहेगा, लेकिन आप दिमाग लगाइएगा टोटल डिस्टेंस कितनी है d, और उसमें T1 T2 अप टू Tn थिकनेस मीडियम है, तो एयर और फ्री स्पेस के लिए स्पेस कितना बचा? d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। विजिबल है? इसमें तो क्या हो जाएगा? एयर और फ्री स्पेस, अब रिमेनिंग पार्ट मीडियम में T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन। बताइए क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत?